अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जानवी जी, बेहतर आप ही बता सकती हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस व्यक्ति पर आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि तरह तरह के विवाद सामने हैं, वही पीछे चल रहे हैं? तो क्या शाहीन बाग का तथाकथित तौर पर असर आपकी पार्टी को नहीं हुआ, फायदा नहीं मिला उसका? देखिए, फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। हमारी पार्टी सिर्फ काम की बात करती है, काम की राजनीति की बात करती है, विकास की राजनीति की बात करती है। हम किसी भी अदर मुद्दे में आना ही नहीं चाहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सिर्फ 3 राउंड नहीं चाहते, लेकिन आए तो जरूर ना। हैं जहां तक आपने तमाम बयान जारी किए, अंततः आपको कहना पड़ा कि देशद्रोहियों के साथ आप नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, इतना विकास किया आपने दिल्ली के अंदर। रोहित जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। शाहीन बाग के साथ खड़े थे ना, विकास तो बहुत हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री अपनी सीट जीत जाएंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए, आप उसके लिए परेशान मत होइए। मुख्यमंत्री जी अपनी सीट बहुत अच्छे मार्जिन से निकाल लेंगे, पहले भी निकाली है, आगे भी निकाल लेंगे। आप उसके लिए परेशान मत होइए। दिल्ली का विकास किस हिसाब से हुआ है, 52 सीटें अभी तक जो आ रही है, वो उसी चीज का प्रमाण है। की राजनीति हावी रही है दिल्ली के चुनाव पर, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने न्यूज नेशन से बात की है, आइए जरा पहले आपको दिखाते हैं। हमारे साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, उनसे बात करते हैं। सर, जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो अभी रुझान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है, क्या वजह मान रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव आज तो नतीजा निकल रहे हैं, इसके पहले से ही दिल्ली का चुनाव के जो रुझान, वो रुझान दोनों पार्टी में बांटा गया था। एक तरफ आप, दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी। ये बाईपार्टीजन चुनाव के रूप में हम सब देखे हैं। तो ये दोनों पार्टी की अंदर फैसला होने वाला था, अभी वो होने लगा। कांग्रेस चुनाव में जरूर हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस की उतना ताकत नहीं था और हम कभी ये उम्मीद नहीं जताई कि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आने वाला है। लेकिन हमारा जरूर ये प्रयास थी कि हमारा जो सीटें हैं वो 2-4 सीटें की बढ़ोतरी हो, हमारा जो एग्जिस्टेंस है दिल्ली में सबको दिखाई पड़े, ये हमारा जरूर प्रयास था। लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। इसमें ये साबित होता है कि चुनाव पूरा दोनों पक्ष में बटे गए, वोटर दोनों पक्ष में बटे गए, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आप। बीजेपी पार्टी कम्युनियल एजेंडा भुनाया, कम्युनियल एजेंडा को सामने रखकर सारे माहौल को गरमाया, एक पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की वो चुनाव करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने विकास की राजनीति को सामने रखकर चुनाव में लड़े और ये साबित हो चुके हैं कि ध्रुवीकरण की नहीं, सांप्रदायिक विभाजन की नहीं, बल्कि विकास की राजनीति की ये जय। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की जीत दिल्ली में होती है तो ये विकास की जीत है। कांग्रेस जिस तरह से आम आदमी पार्टी की वाहवाही कर रही है, इससे तो बेहतर होता कि कांग्रेस उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते, कम से कम वाहवाही का बेहतर मौका भी मिलता। हमारे साथ विजय जौली जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, इनके सिंह साहब हमारे साथी हैं। एक सवाल सापरा जी मैं आपसे पूछ लूं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार आम आदमी पार्टी के विकास के कार्यों का बखान करते थक नहीं रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आप इतने मंत्रमुग्ध हैं आम आदमी पार्टी के काम से, तो उनके साथ क्यों नहीं चुनाव लड़ा आपने? नहीं, देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने जो अभी अपना वक्तव्य किया है वो उन्होंने वस्तु स्थिति जो आज है उसके ऊपर किया है, जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जो जनता का वर्डिक्ट आ रहा है, जो मैंडेट दिख रहा है कि मैंडेट जो है वो बिल्कुल बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बटा हुआ, उसके ऊपर उन्होंने वक्तव्य किया है। आप अगर इसको इंटरप्रेट करते हैं दूसरी तरह से, मैं किसी तरह से इंटरप्रेट नहीं कर रहा, मैं तो सीधा पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खड़ी थी, आपको अधिकार है, विकास के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी खड़ी थी सापरा जी, और आज आपके सभी नेता उसी विकास की दुहाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप विकास को जानते थे कहां है, फिर भी आप उसके साथ नहीं खड़े थे। अरे भाई साहब, मुझे बोलने तो दीजिए जी, मुझे बोलने तो दीजिए। देखिए, आप अपने आप को स्टूडियो में बैठ करके सच साबित करना चाहते हैं, मुझे मौका तो दीजिए, मैं जानता हूं क्या कहना चाहते हैं। मुझे सच साबित करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल यह है कि वो वस्तु स्थिति जो आज की परिस्थिति है उसके ऊपर उन्होंने बोला है। जहां तक विकास की बात है, उन्होंने इस तरह से दर्शाया है कि जनता ने शाहीन बाग
विरुद्ध जो विकास चुनाव चल रहा था, जनता ने विकास की परिभाषा भी आप ही सिखा रहे हैं कि शाहीन बाग जिस तरह से कह के जानवी जी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते थे, उसको विकास की परिभाषा भी सापरा जी अब सिखा रहे हैं कि आप किस तरह का विकास करना चाहती हैं। आपके विकास को भी कांग्रेस परिभाषित करेगी, तारीफ भी करेगी, परिभाषित भी करेगी और कांग्रेस बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए। जानवी जी, आपके आंकड़े पूरी तरह से फेल हो गए। भाई जनता ने मैंडेट दे दिया ना भाई साहब। अजय जी, हम अपना काम बहुत अच्छे से करना जानते हैं, हमने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और जनता ने इसीलिए जी जनता ने इसीलिए हमें चुना है क्योंकि हम जानते हैं। जानवी जी, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं। जी, एक्चुअली ना बीच में आपकी आवाज आना मुझे शुरू हो जाती है तो मैं 2 मिनट के लिए रुक जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जनता ने हमें चुना है और विकास के मॉडल को देखते हुए चुना है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पिछले सिर्फ 5 महीने में 6 महीने में काम हुआ है, तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि स्कूल्स की बिल्डिंग 6-6 महीने में तैयार नहीं होती है। पूरे एजुकेशन सिस्टम की कायाकल्प 6 महीने में नहीं होती है। वाटर बिल के लिए जब ये लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जब ये लोग बोल रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। अभी 4 राउंड की मतगणना हुई है, अभी तक सिर्फ 4 राउंड की मतगणना हुई है। यानी कि जो वो भी 15 राउंड की जो मतगणना है उनमें से अभी 18 राउंड की गिनती है। 18 राउंड की अभी गिनती बाकी है, उसमें से 4 राउंड की अभी तक गिनती हुई है और उसमें जो अभी जो स्थिति है उसमें 53 सीटों पर अभी आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी भी लगातार यही बार-बार फ्लक्चुएशंस भी होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 22 राउंड के आसपास मतगणना होनी है। अभी तक सिर्फ 4 राउंड की मतगणना हुई है, चुनाव आयोग का यह कहना है और उसके आधार पर यह रुझान अभी आप सामने देख रहे हैं, जिसके आधार पर हम आपको यह बता रहे हैं कि 53 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला है। विजय जौली जी, आपकी प्रतिक्रिया, विकास का एजेंडा ही आम आदमी पार्टी का रहा और अधीर रंजन चौधरी उस विकास की पीठ थपथपा रहे हैं। देखिए, अधीर रंजन जी ने जो कहा वो ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो उस पर कमेंट किया, लेकिन इस वास्तविकता से कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने दिल्ली में 15 साल तक राज किया था, जो पहले 47 सीटें लेकर जीती थी, फिर वो आंकड़ा 43 सीट पे आया, फिर वो 8 सीट पे आया और पिछले चुनाव में वो 0 और 0 के आंकड़े पर सिमट के रह गया और आज के इन 2020 के चुनावों में भी कांग्रेस फिर देश की राजधानी दिल्ली में अगर 0 के आंकड़े पर आती है तो मेरे कांग्रेस के मित्रों को दिल्ली में तो कम से कम राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व 1993 में जब राज्य का गठन हुआ तो आपकी सरकार बनी, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री और उसके बाद एक ऐसा बनवास जिससे बाहर निकलने का रास्ता इस बार भी आपका नहीं दिख रहा है, फिर आपको भी राजनीति छोड़ देनी चाहिए थी। देखिए, मैं ये मानता हूं जो आपने कहा, 21 साल से ज्यादा का दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बनवास काटा है और लेकिन यह भी सच है कि 2015 के चुनावों में जब भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेकर सिमट गई थी 70 में से, आज इन चुनावों में पहले 4 राउंड के अंदर वो 3 सीट की जगह हमने कम से कम 500% ज्यादा सीटें वोटों के अंतर से लेकर जो आंकड़ा अभी चौथे राउंड में हमने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, हमने 100% गेन कर लिया है। विजय जी, अगर मैं आपकी बात मानूं, कांग्रेस आज 1 सीट जीत जाए, बोले हम 100% जीत है, 100% हमने बेटर कर लिया, ये तो कोई पैमाना ही नहीं है। अभी तो 18 राउंड होने, अभी विनोद जी और फिर उसके बाद इनके सिंह साहब। विजय जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है, आप पुराने मित्र हैं हमारे। दिल्ली की राजनीति में कभी दिल्ली के नेता होते थे भाजपा के चेहरे, मदन लाल खुराना, केदारनाथ साहनी, विजय कुमार मल्होत्रा, ओम प्रकाश कोहली, साहब सिंह वर्मा, आप स्वयं गवाह हैं उसके। आप खुद एक पिछले लंबे समय से दिल्ली का कोई नेता भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला जो दिल्ली का चेहरा बन सके, जबकि दिल्ली के ये नेता देश भर में जाने जाते थे, दिल्ली की पहचान थे। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का संकट है कि उसको दिल्ली में दिल्ली वाला नहीं मिल रहा है? देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अनेक चेहरे हैं।
हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं। अगर आपका प्रश्न थोड़ा रीमॉडल करके अगर आप मेरे पे दागने की कोशिश करते कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना दिल्ली में एक ऐसा चेहरा जो सीएम का प्रोजेक्शन के नाते अरविंद केजरीवाल के सामने सटीक होकर उसको फेस कर सकता, वो हमने क्यों नहीं दिया। अब उसका ये कारण भी है कि हमने बहुत से राज्यों के अंदर जो चुनाव टीम स्पिरिट के आधार के ऊपर चुनाव लड़े और चुनावों के बाद विधायक दल के ऊपर ये छोड़ दिया कि आप कौन को खड़ा करते तो बाकी 10 बागी हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भी कहा जाए अगर शायद वो अगर नाम को हर राजनीतिक दल 17 वाला आंकड़ा भी कुछ और होता। आपको ऐसा लगता है? हर राजनीतिक दल अपने नेता का चुनाव, अपने चेहरे का चुनाव रणनीति के तहत करता है। अच्छा विजय जी, बड़ी कन्वीनियंट राजनीति होती है राजनेताओं की, जहां पर आपको क्लियर मुख्यमंत्री दिख रहा हो, जहां प्रधानमंत्री क्लियर दिख रहा हो वहां बोल दो, जहां नहीं दिख रहा हो वहां पर पार्टी तय करेगी। भाई कांग्रेस ने ये कुरीति शुरू की थी, आपने उसको क्यों अपना लिया? कांग्रेस खुद एक चेहरा बन सकते थे, इतने पुराने नेता है भाजपा के। देखिए भारतीय जनता आप तो खुद ही एक उम्मीदवार है मुख्यमंत्री के, अगर मैं सीधे तौर पे कहूं तो। रख पे हाथ ना डालिए। देखिए, मैं ना कल था, ना आज हूं, ना कल रहूंगा। मैं तो बीजेपी का एक फुट सोल्जर हूं। मैं उस जमाने से फुट सोल्जर हूं जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का अध्यक्ष रहा, और मैं तो अब चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ 2008 के अंदर बहुत जोरदार चुनाव लड़ा था, हार गया। हार जीत तो इस चुनाव के मैदान में होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 3 से 17 के आंकड़े पे आती है तो हमने बहुत सा सफर तय किया। बड़ा आवश्यक है जो आंकड़े जो आ रहे हैं वो भी ये कहिए कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, उम्मीद बीजेपी की तरफ से ये जरूर की जा रही थी कि वक्त बढ़ेगा और आंकड़े बदलेंगे। अभी जो पहले 20 पार थे वो 20 के और अंदर में आ गए हैं, 16 पर बीजेपी नजर आ रही है। लेकिन अभी जो अब पूर्वी दिल्ली के 10 सीटों का रुझान हमारे पास सामने आया है, उसमें आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। हम आपको क्षेत्रवार बता रहे हैं कि किस तरह से किस क्षेत्र में, किस हिस्से में दिल्ली में कहां कौन सी पार्टी अपना वर्चस्व बना रही है। पटपटगंज से मनीष सिसोदिया 1501 वोट से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। मनीष सिसोदिया 1501 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हालांकि पटपटगंज से लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो बढ़ती और बदलती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के अभी तक की 70 विधानसभा सीटों में बात करें तो 54 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है। लेकिन पटपटगंज मनीष सिसोदिया का ये क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, लेकिन वो वहां से 1501 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इनके सिंह साहब क्या कहता है ये आंकड़ा? नहीं, ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा कि मनीष सिसोदिया, हालांकि जो बाकी 2 भी खड़े हैं वो भी पहाड़ की ओर से हैं और इस इलाके में पहाड़ी वोट्स काफी हैं, लेकिन ये कोई कारण नहीं होता है। मनीष सिसोदिया ने जिस तरह का एजुकेशन में चेंजेस किए थे उसका मैसेज कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो जाता ही, और वहां पे स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर ये यही रहता है। बड़ा ट्रेंड जो अभी तक एक और ट्रेंड जो मैं लगातार देख रहा हूं, उसमें बहुत छोटी टिप्पणी आपकी चाहिए होगी। अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं, लेकिन लीड का मार्जिन बहुत छोटा है। मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, हालांकि ये मार्जिन भी एक तरह से देखें तो 1500 वोट बहुत ज्यादा वैसे मायने नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से ये जो बहुत नैरो मार्जिन पर दिल्ली के ये चुनाव है, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी वाकई में प्रदर्शन बहुत बेहतर कर गई है? अजय जी, मैं 1 घंटे से, चूंकि सेफोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है जी, मैं 1 घंटे से परेशान हूं कि ये जो अगर मार्जिन कम होती है तो क्या कांग्रेस के वोट शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी में, जो कि अपने आप में नया ट्रेंड होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो अरविंद केजरीवाल में नहीं हो रहे हैं, आप में नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेने के बजाय कांग्रेस की जगह बीजेपी ले रही है, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। मैं आता हूं सर आपके पास, एक विकास चंद्रा के पास चल रहे हैं। विकास चंद्रा बीजेपी मुख्यालय पे, प्लीज। जी, बीजेपी दफ्तर से विकास, वहां पर अभी किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे भी तस्वीर अगर सीटों को लेकर कहा जाए तो कभी आगे बढ़ती हुई नजर आते हैं और अब 16 की तस्वीर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो उसके जितने बड़े नेता हैं या बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपने घर पे हैं और साथ से थाम कर टेलीविजन देख रहे हैं। और बीजेपी दफ्तर में बिल्कुल शांत माहौल है। जो सामान्य तौर पर जब भी जिस दिन मतगणना होता है बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का हुजूम होता है, वैसा कोई हुजूम नहीं है। यहाँ कार्यकर्ता बहुत कम है, इक्के दुक्के कार्यकर्ता है। यहाँ पे वही लोग हैं जो पदाधिकारी हैं जिनकी आज ड्यूटी दी गई है ऑफिस में, तो सिर्फ उतने ही कार्यकर्ता मौजूद है। हाँ, मीडिया कर्मियों की भीड़ यहाँ जरूर है, मीडिया कर्मियों में उत्साह जरूर दिखाई दे रहा है।
चर्चा है कि खबरें क्या है, सीट कितनी बढ़ी कितनी घटी, इसको लेकर हम लोगों में उत्साह है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, नेता भी यहाँ नहीं आ रहे हैं। एक शाहनवाज हुसैन आए हैं जिन्होंने बात करने से मना कर दिया, कहा जब तक अंतिम परिणाम नहीं आएंगे मैं बात नहीं करूंगा। जबकि चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद और थोड़ी देर पहले तक बीजेपी लगातार दावा करती आ रही है कि मेरी सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। हालांकि जो बीजेपी के जो कुछ और नेता हैं वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम आने दीजिए, हमारे पक्ष में। मैं समझ चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं विकास, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है। चुनाव आयोग के हिसाब से नए ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी 56 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, ये बताइए कि पटपटगंज में मनीष सिसोदिया 1500 वोटों से पीछे चल रहे हैं, ये चमत्कार कैसे हो रहा है? देखिए, यही बात समझनी होगी, क्योंकि जो वोटर्स का अपना वो होता है, तरीका होता है। और कहीं ना कहीं जो अभी के रुझान में आपको बता देता हूं कि थर्ड राउंड में मनीष सिसोदिया को 5053 वोट मिले, जबकि रविंदर सिंह नेगी को 6554 वोट मिले। यानी थर्ड राउंड में जो गैप है वो करीब 1501 वोट का है। अगर राउंड 1 से राउंड 3 की बात करें तो ओवरऑल में वो करीब 1427 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बड़ा डेंट लगा है कहीं ना कहीं थर्ड राउंड तक आम आदमी पार्टी को। और मनीष सिसोदिया जो कि कद्दावर नेता है और उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका माना जा सकता है थर्ड राउंड तक। हालांकि अभी राउंड काफी बाकी है, 15 राउंड तक अभी चलेगा, काफी कुछ बदल सकता है, लेकिन अभी तक 3 राउंड की काउंटिंग में मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। मैं आ रहा हूं सर आपके पास विनोद जी, लेकिन जरा चलते हैं रोमान के पास ये समझने के लिए कि शाहीन बाग के इलाके में क्या चल रहा है। रोमान, इस इलाके में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त न सिर्फ बना रही है बल्कि उसको कंसोलिडेट करके आगे बढ़ रही है। रोमान, देखिए, बिल्कुल शाहीन बाग लगातार दिल्ली के चुनाव के केंद्र में रहा था, लेकिन नतीजे जो हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले अभी जो रुझान है वो आ रहे हैं। दूसरे राउंड के बाद बीजेपी 7107 वोट, आम आदमी पार्टी 5454 वोट, कांग्रेस 658 वोट पर थे। मतलब आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान 1633 वोटों से पीछे चल रहे थे ब्रह्म सिंह से। तीसरे राउंड के बाद भी बीजेपी ने अपनी बढ़त बना के रखी है और ब्रह्म सिंह अभी भी अमानतुल्लाह खान से आगे चल रहे हैं। विनोद जी, आप इस पर टिप्पणी करेंगे कि आखिरकार ये 2 अलग विधानसभा, 2 अलग तरह के उम्मीदवार, लेकिन रुझान और नतीजे कुछ अलग ही बातों को सामने रख रहे हैं। देखिए, मैं अरविंद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बात करूंगा जी। दरअसल क्या है कि आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया के कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के उम्मीदवारों को कितने वोट मिले, एक तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार 500 के आसपास वोट मिले हैं, यानी इसका मतलब वहां जो कांग्रेस का वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ है, इसका सीधे वो आप मनीष की जगह। और इसी तरह जो ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओखला का थोड़ा सा क्षेत्र देखिए, ब्रह्म सिंह जो वहां से लड़ रहे हैं, ओखला हम लोग खाली जामिया नगर, ओखला, बटला, उसके इलाका उसी को मान लेते हैं कि पूरा क्षेत्र है। वो पूरा क्षेत्र वो नहीं है, उसके अलावा उसमें काफी गैर मुस्लिम वोटर भी हैं और उनका बड़ा कंसोलिडेशन जो है पूरे क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 34% से 35% के आसपास है, और इससे ज्यादा नहीं है। और वहाँ जो है जो ये आपके वहाँ जिस तरह से मुझे लगता है जो लगातार फुटेज जो दिखाया हम लोगों ने, लंबी लंबी लाइनें खास करके शाहीन बाग के इलाके में, जामिया नगर में, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ एक काउंटर रिएक्शन भी हुआ जो दूसरे तबके के लोग, और वो लोग वो हैं जो परेशान हैं उस धरने की वजह से, जिन्होंने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली। वो एक पूरा जो है मुद्दा जो है स्थानीय स्तर पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अमानतुल्लाह के खिलाफ अभी तक जो ट्रेंड दिखा जा रहा है, आगे भी हो सकता है कि ये तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँ। आप चाहे बल्ली मरान की बात करें, आप चाहे शाहीन बाग की बात करें, उन तमाम जगहों पर जहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 30% के आसपास है, उन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अगर आप पूरे दिल्ली का नक्शा आज उठाकर देखें, जिन जिन इलाकों में अल्पसंख्यक वोट 30% या 35% के आसपास है, वहां भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुई है। ये क्या सामने रखता है ट्रेंड? देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिबद्धता को भारतीय जनता पार्टी के वोटरों ने तोड़ने की कोशिश की है, और वो बहुत हद तक मेरे ख्याल से सफल भी रहे हैं। अगर अल्पसंख्यक समुदाय 35% समुदाय है और वो 35 का 35 एक पार्टी के पीछे वोट डालता है, तो जो गैर अल्पसंख्यक है उसने ये सोच लिया है कि इनको तो पीछे करना ही है, हराना ही है। विजय जी, अब ये यही करना चाहते थे आप, जिसके लिए 50 दिनों तक दिल्ली को आपने बंधक बनाए रखा? देखिए, शाहीन बाग का धरना भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोजित नहीं किया, और हम बार बार कहते रहे
देश की एकता, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोप्रिय है। लेकिन अगर शाहीन बाग से जिन्ना की आज़ादी वाले नारे लगेंगे तो शाहीन बाग के उस धरने से जो दिल्ली के नागरिकों की यातायात की समस्या, दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो 3-3 घंटे की समस्या और जाम लगेंगे, वो मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए उठाने का अधिकार हमें जिम्मेदारी भी केंद्र है। सरकार पर, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर। अगर आप चाहते तो 2 घंटे में इस पूरे प्रदर्शन को वहां से हटाया जा सकता था, आप नहीं हटाते। लेकिन लगभग 2 महीने होने को अगर आए आप हैं, चाहते पूरा तो। रास्ता बंद है। मैं उसका जवाब दे दूं अगर आप मुझे इजाजत दें तो। प्लीज बताइए। आपको केंद्र सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री की और देश के गृह मंत्री के संयम की दाद देनी चाहिए कि देश के उन मिनॉरिटीज को जिनको हमारे कांग्रेस के और कम्युनिस्ट मित्रों ने गुमराह किया है, उनके धरने के बावजूद उनको फोर्सिबली वहां से नहीं हटाया गया, जो बिना परमिशन के वहां पर धरने पे बैठे। प्रदर्शन करने वालों का अधिकार है, लेकिन उस सड़क का इस्तेमाल हम जैसे लोगों को करने का अधिकार नहीं है। हमारे अधिकार क्या प्रधानमंत्री जी के लिए मायने नहीं रखते थे? देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उन लोगों के अधिकार बिल्कुल मायने नहीं रखते जो 3-3 घंटे जाम में फंसे हुए थे? देखिए, इसलिए मैंने कहा भाजपा आप क्या साबित करना चाह रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के संयम को दाद दीजिए। अगर हमने उनको हटा दिया होता और जो ऑपोजिशन चाहती थी, तो यही मेरे मित्र कांग्रेस के छाती पीट पीट के कहते रोने देते आप उसको। हिंदुस्तान के मिनॉरिटीज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ है। हाईकोर्ट का जजमेंट आपके सामने था, आप उस जजमेंट का आधार लेते और उसके आधार पर इस प्रदर्शन को उखाड़कर फेंक सकते थे। कोलकाता हाईकोर्ट का जजमेंट 1998 में स्पष्ट है। ये संयम यूपी में नहीं दिखाई। देखिए, चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट दिल्ली विधानसभा से। स्पीकर रामविलास जो गोयल है वो शाहदरा से आपके पीछे चल रहे हैं। शाहदरा से आम आदमी पार्टी के रामविलास पीछे चल रहे हैं। और बता दें, हमारे सहयोगी लगातार तस्वीर दिखाते हैं। मोहित का रुख करते हैं। रामनिवास गोयल जी पीछे चल रहे हैं और आइए अब हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित बख्शी और मोहित दुबे। मोहित दुबे, जरा बताइए कि क्या चल रहा है काउंटिंग सेंटर पर? अभी तक तो आप लोगों का इंतजार बड़ा लंबा हो जाएगा भाई, 22 राउंड की मतगणना है, अभी तो 3 ही हुए हैं। जी बिल्कुल, मतगणना जो है थोड़ी आहिस्ते आहिस्ते चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस वक्त मैं जहाँ हूँ गोल मार्केट का इलाका है अजय जी, और यहाँ पर 6 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर मतगणना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता यहाँ पे प्रत्याशी मौजूद है, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी अंदर मौजूद है। मतगणना सेंटर के भीतर वो बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से 6 विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पे हो रहा है, नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं, राजेंद्र नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। निराशा यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखी जा सकती है, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उदासी यहाँ पर छाई हुई है। लेकिन जब उनसे आप बात कीजिए तो कॉन्फिडेंस में वो कहते हैं कि नतीजे कुछ और कहेंगे, नतीजे कुछ और बताएंगे। जी अजय जी। लेकिन मोहित बख्शी का भी रुख कर लेते हैं। मोहित, जिस तरह से अभी तक की अगर बात करें, जो तस्वीर बदलती हुई नजर आती है 55 और 15 के बीच की, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अभी से ही जश्न के मूड में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जश्न का मूड है और हमने बार बार उनसे बात की, उन्होंने कहा ये आंकड़ा नहीं बदलने वाला, और यही वजह है। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, जश्न है, सड़क बंद कर दी गई है, दूसरी तरफ गुब्बारे आपको नजर आ रहे होंगे, सजा हुआ है आम आदमी पार्टी का दफ्तर, और मीडिया से अटा पड़ा है। पुलिस का इंतजाम यहाँ पे कर दिया गया है, सुरक्षा बल लगा दिए गए हैं, क्योंकि उम्मीद अब ये बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कहा जाए शुरुआती रुझान से अब जो आंकड़ा बढ़ रहा है आगे, वही फाइनल परिणाम होगा। अगर तो फिर विकास, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। विकास चंद्रा के साथ इस वक्त श्याम जाजू जी मौजूद हैं, दिल्ली के प्रबंधन को बड़े पैमाने पर देख रहे थे। विकास चंद्रा जी, हमारे साथ श्याम जाजू जी हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी दावा चुनाव के दरमियान कर रही थी, चुनाव के बाद कर रही थी, अभी तक कर रही है, क्या वो पा पाएगी? श्याम जी, दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी आपको थी, आप लोगों ने पूरी ताकत से चुनाव को लड़ा, जो अभी तक के रुझान है उसमें क्या अभी भी दावा करेंगे कि आपकी सरकार यहाँ बनेगी? ऐसे टोटल 11-12 राउंड होने हैं, 4-5 राउंड की गिनती अभी आई है। इसमें जो दिख रहा है, हमें अभी भी उम्मीद है इससे भी ज़्यादा हमारा इम्प्रूव हो जाएगा।
और ठीक चुनाव नतीजा आएंगे। जो है उसमें फासले बहुत ज्यादा हैं आप में और बीजेपी में। नहीं, जो एकदम एग्जिट पोल बिलो 10, 11, 10, 11 वगैरह सीटें बोल रहे थे, हम आज 18, 20, 22 इस लेवल पर अभी आए हैं। मुझे लगता है इससे भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। श्याम जी, चुनाव के दरमियान आप लोगों ने तमाम मुद्दे उठाए, राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, हिंदुत्व की बात भी की गई और मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा भी आप लोगों ने रखा। तो क्या जो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली और शिक्षा स्वास्थ्य की बात की, वो भारी पड़ गया आप लोगों के मुद्दे पर? पिछले चुनाव में हमारा वोटिंग परसेंटेज 32% था। अब मैं जो देख रहा हूं 42-44% तक भारतीय जनता पार्टी गई है। इसका मतलब लोगों ने हमारा एजेंडे को नकारा है, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी 0 पर जा रही है, पूरे दिल्ली ने उनको नकारा है। इसका मतलब दोनों पार्टियों ने आपस में गठबंधन करके जो गठबंधन का गणित निकल कर बाहर आ रहा है, उसका ये परिणाम है। इसका अर्थ एजेंडा फेल हुआ है ऐसा नहीं कह सकते। हमारे परसेंटेज में वोट बढ़े हैं। हमारी जो 3 सीटें थी उसमें कई परसेंट 25% सीटें हमारी, उससे ज्यादा हमारी सीटें 18, 20, 22 हो रही है। इसका मतलब बहुत बड़ा इजाफा। सवाल की 2 दिन पहले आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम 2/3 बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे। अभी जो रुझान सामने है, इसमें कितने सीटें मिल सकती हैं? आपको क्या दावा है, आपका क्या कहना चाहेंगे? अब तो ऐसा है कि अभी 4था 5वां राउंड हो रहा है। 11 और 12 राउंड के बाद चित्र स्पष्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है काफी सीटें कम मार्जिन पे अभी है, उसमें भी अच्छा इजाफा आएगा। सरकार बनाने में कामयाब आप हो सकते हैं, उम्मीद है? अभी सीटें बढ़ेगी ऐसा देख लें। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी यानी श्याम जाजू को अभी भी उम्मीद है, जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं बीजेपी को, उनको उम्मीद है कि अभी भी सीटें बढ़ेंगी। हालांकि कल तक वो दावा कर रहे थे कि 2/3 से सरकार बनाएंगे, लेकिन अब उम्मीद जता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और आइए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री अभी माफ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ मंत्री पीछे चल रहे हैं। अब ये आंकड़ा 3 पर चला गया है। 3 मंत्री पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और ये अभी 2 वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके नाम सामने हैं जो कि पीछे चल रहे हैं। अजय जी, इसको ये समझिए कि अगर जिस तरह से अगर हम स्कूल मॉडल की बात करें तो दिल्ली का स्कूल मॉडल पूरी दुनिया में या फिर पूरे भारत में एक तरह से रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने कोशिश की कि उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर वही जो बढ़ाने वाले हैं यानी कि मनीष सिसोदिया, वो ही पीछे चल रहे हैं इस समय पटपर्गंज सीट से। बिल्कुल, राजीव जेटली भी अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। विजय जौली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ रहा है, इस बारे में तो बातें स्पष्ट होती दिख रही हैं। आप लगभग 32.3% से बढ़कर 41 पार कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए संतोष की बात होगी या दरअसल 48 का आंकड़ा आप छूकर ही रहेंगे? क्योंकि आपसे पहले सभी प्रवक्ता इसे लेकर काफी आश्वस्त रहे हैं। नहीं, आश्वस्त हम अभी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके के ट्रेंड दिखाए जा रहे हैं और जिस तरीके के एग्जिट पोल दिखाए गए थे उसके हिसाब से, और अभी भी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि बहुत सारी सीटें, लगभग 27 सीटों पे मैंने देखा कि मार्जिन जो है वो लगभग 100, 200, 100, 200, 80, 50 का रह रहा है। 80-50 का मार्जिन का अगर डिफरेंस होगा तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 4 राउंड की, अभी आपने खुद ही बोला कि पोलिंग हुई है, सॉरी काउंटिंग हुई है, अगर 4 राउंड की काउंटिंग में ये आंकड़े आ रहे हैं तो ये कभी भी बदल सकते हैं। आपको याद होगा हरियाणा के चुनाव थे, हरियाणा के चुनावों के और महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर 10% का जो ट्रेंड आ रहे थे वो ट्रेंड लगभग ऐसे आ रहे थे कि 60 सीटों पर बीजेपी आगे दिखाई जा रही थी। बहुत मायने रखता है, क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं है ये, इसलिए ये मान लेना कि आप अभी भी 48 सीटें लेकर सामने आ सकते हैं। नहीं, मैं थोड़ी अतिशोक्ति सहमत हूं आपकी बात से। नहीं, मैं 48 की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अच्छे परिणामों की संभावना पूरी तरह से है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हरियाणा के चुनावों में ट्रेंड में लगभग 60 सीटों पर आपने देखा कि बीजेपी आगे चल रही थी और एक स्टेज ऐसी भी आई कि हम 35 पे रह गए और कांग्रेस 36 पे चली गई थी और अंत में हम 40 पे रह गए। तो ये परिणाम जब धीरे धीरे बाहर आएंगे तो उसके बाद इसका असली विश्लेषण किया जा सकता है कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और कितनी आम आदमी पार्टी। अभी बीजेपी सीटों के साथ में यहाँ पर है, कितने आंकड़े की उम्मीद करते हैं, कितनी सीटों की उम्मीद है? नहीं, ये तो खैर बोलना अपने आप में मुझे लगता है समझदारी नहीं होगी, क्योंकि आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि 15 पर हम हैं और लगभग 55 पर आम आदमी पार्टी है। मैं अभी उठ के बोलूं कि नहीं हम 48 भी क्रॉस कर जाएंगे तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा जल्दी होगा। कम से कम आपकी भाषा अभी तो संयमित है, क्योंकि बीती रात तक तो आप लोगों की भाषा 48 सीट पर ही आकर टिकी थी। राजीव जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जो जश्न है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जबकि अभी मतगणना की प्रक्रिया
एक तरह से कहें कि शुरू भर हुई है और कई राउंड्स की अभी काउंटिंग होना बाकी भी है, लेकिन अभी से ही जश्न की तस्वीर आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नजर आती है। तस्वीरें दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली विधानसभा चुनावों के ट्रेंड बेशक अर्ली हो, लेकिन आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी में जश्न जो है वो अभी से शुरू हो गया है। नाचा जा रहा है, गुब्बारों से जो ऑफिस को सजा दिया गया है और जश्न मनाया जा रहा है नाच गाकर, और गाना वही चल रहा है जो थीम सॉन्ग आम आदमी पार्टी ने बनाया था वही। आप मंच पर एक बार फिर देख सकते हैं फूलों की माला सजाई जा रही है। इसी तरीके से ऊंचे मंच से अरविंद केजरीवाल जो है सबको संबोधित करने वाले हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात करेंगे, वॉलंटियर्स आएंगे। आप बताइए, आप पहले ही से शुरू से ही जश्न मनाने लगे इतनी जल्दी? मुझे पता है रुझान आगे तो पता था, मेजोरिटी तो आ ही रही है। रुझान से ही आप लोग खुश हो गए? पंजाब तो नहीं होगा इस बार? बिल्कुल सर जी, पूरा दिल्ली, पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, अरविंद केजरीवाल आने वाले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के। लेकिन इस बार जिस तरीके से हुआ था पिछली बार पंजाब, वैसा तो नहीं होने वाला है? कुछ नहीं होगी, दिल्ली में जश्न मना रहे और जश्न मनाएंगे। पंजाब नहीं है, दिल्ली है। हम लोगों ने कैंप किया हुआ है दिल्ली। कार्यकर्ता हैं जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा आंकड़ा ये जो है वो बढ़ेगा और उसी आंकड़े पर इनको जीत मिलेगी। इसी के साथ ये जश्न का जो जोर है वो चलता रहेगा। तो जश्न मन रहा है अभी से ही और प्रधानमंत्री तक लोग देख रहे हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के भीतर की है जहां पर जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। महिलाएं सभी जश्न में पूरी तरह से अभी फिलहाल मशगूल नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए और दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर है। 11:30 बजने को है, यानी कि लगभग 3.5 से 4 घंटे होने का वक्त आया है मतगणना का। अभी भी कई राउंड्स की काउंटिंग बाकी है और अभी तक की अगर हम रुझानों की बात करें तो 55 सीटों के साथ में आम आदमी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और 15 के साथ में बीजेपी। लेकिन सबसे खास बात यह अजय जी, 55 सीटों के साथ में भले ही आप पार्टी आगे हो, लेकिन 3 ऐसे बड़े मंत्री जो अभी पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से हम ये रुझान देख रहे हैं और वोट शेयर लगातार उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का जो इजाफा है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। कुछ लोग इससे, अगर कुछ विश्लेषकों को हम आज शाम तक देखेंगे जो टिप्पणी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड कम्युनल एजेंडा चल निकला, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ कम्युनल एजेंडा है या दरअसल लोग तय कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी ज्यादा पसंद आ रही है और कैसे कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है? नहीं, कम्युनल एजेंडा तो मैं नहीं कहूँगा। असली बात यह है कि चूंकि कांग्रेस का और भाजपा का एक जो जनाधार वर्ग है वो समान है जी, खासकर जो अपर मिडिल क्लास और बड़े शहरी जो है उच्च वर्गीय जो लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 2013 में और 2015 में कांग्रेस को भी वोट दिया था, कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। लेकिन अब उनको कांग्रेस से बिल्कुल निराशा हो गई दिल्ली को लेकर के। और शीला दीक्षित का जो एक व्यक्तिगत जो एक लोकप्रियता थी, जो क्लाउड था, वो भी एक बहुत बड़ा तबका था, वो भी बीजेपी की तरफ मुझे लगता है खिसका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से वो अलग हुआ है। पिछले चुनाव में 2015 में एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोग गए थे और एक उसमें मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के कॉलोनीज के लोग भी थे, उनका भी एक हिस्सा बीजेपी की तरफ गया है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूँ, विजय जोली जी बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी को अगर ये नतीजे यही होते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, भले 55 सीटों से बने और 15 सीट बीजेपी की रहे या 20 सीट रहे, जो लेकिन एक सशक्त विपक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर, जो कि पिछले सरकार में नहीं था। और विपक्ष के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त विपक्ष साबित होती है, उसमें कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भाजपा के पास एक लंबी परंपरा है विपक्ष में रहने की, और विजय जोली जैसे नेता जो जमीनी नेता हैं, ये लोग तो मतलब जीना मुश्किल कर देते हैं सरकारों का जन समस्याओं को लेकर के। तो वो एक जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन के इस विधानसभा, इस नई सरकार के सामने आएगी। जी, एनके सिंह साहब, भाई यही जो मध्य वर्ग है दिल्ली का, मध्य वर्ग विकल्प ढूंढ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव होगा या नहीं, इसे लेकर बहुत चर्चाएं थी। जो वोट शेयर शिफ्ट अभी आप देख रहे हैं, और अगर ये कांग्रेस का वोट शेयर शिफ्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, तो क्या मध्य वर्ग का भी एक बहुत बड़ा तबका जो कि कांग्रेस के पास पहले हुआ करता था, जिसने आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था बड़े पैमाने पर दिखाई, अब वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है? क्या ये हम शिफ्ट कह सकते हैं? अजय जी देखिए, दिल्ली में रिच पुअर डिवाइड काफी प्रोमिनेंट है जी।
इसमें ऊपर सैलरीज 5-5 लाख 50-50 लाख होती है, नीचे एवरेज माना जाता है 18,000 की सैलरी है। और ये बहुत बड़ा वर्ग है जो ऑटो ड्राइवर है, सेवा क्षेत्र में है, कामगार है जी। ये वर्ग जब उसको पता लगा कि नहीं उसके बच्चे का स्कूल का शिक्षा बहुत अमदा है, उसके स्वास्थ्य के लिए हर चीज की जा रही है और उसको बिजली फ्री और पानी फ्री मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। बीजेपी उसको डिनाई करे अलग बात है, लेकिन वो बड़ी राहत है जो हम कॉमन ऑटो ड्राइवर से सुनते हैं। हमारे यहाँ जो काम करने आती है वो दिल्ली से इसलिए शिफ्ट नहीं कर रही है कि उसके बच्चे का एजुकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, वरना गाजियाबाद में सस्ता मिलता है मकान, लेकिन वो नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी। इसके बावजूद, और ध्यान रखिएगा, ये भाजपा का ये स्वर्णिम युग है। मोदी के आने के बाद 2007 जी, इसमें कोई नहीं डिनाई करेगा, ये स्वर्णिम युग है। अगर ऐसे में भी एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अपनी पोजीशन रिटेन कर लेती है, 2-3% का शिफ्ट, मुझे जहां तक अभी तक लग रहा है कि करीब 3% वोट, 54% वोट शेयर था 2015 में, और अगर वो 51% पर है तो 3% का लॉस नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस का एक सब्सटेंशियल लॉस, और ये सब बीजेपी को गेन में जा रहा है। 32% से बीजेपी, मुझे लग रहा है कि ये जो स्थिति है इसमें एक अच्छा खासा 38-40% से ऊपर होगा। अगर ये होता है तो मार्जिन कम रहेगा बिल्कुल विक्ट्री का, लेकिन बीजेपी जैसा आपने कहा, वाकई विनोद जो कह रहे थे 15 है तो इतना नाक में पानी भर देंगे, ये बहुत हंगामा करेंगे। और ये इससे पहले कि मेरे सवाल आपसे पूछूं, हरीश खुराना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हरीश खुराना जी, 3 विधायक को आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या यूं कहें कि उन्हें संभाल नहीं पा रहे थे, हर बार मार्शलों के जरिए बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन अगर ये आंकड़ा 15 या 22 तक पहुंच जाता है, तब तो आप लोग सरकार चलने देंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ये आंकड़ा बहुत आगे जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। उसका कारण है कि जिस प्रकार से 22 सीटें ऐसी हैं जहां अभी भी 1000 वोटों का मार्जिन है, तो कमती बढ़ती होना लग रहा है कि होगा। दूसरी बात, हम हमेशा गलत चीजों को जनता के सामने रखते आए हैं और अच्छी चीजों का हमने उसका प्रेस भी किया है। ऐसा नहीं है, जब जो अच्छा होता है उसको हम अच्छा भी बोलते हैं और जो गलत होता है वो गलत भी बोलते हैं। नहीं, अच्छा तो अन्ना आंदोलन था, अन्ना आंदोलन के बाद सब खराब हो गया आम आदमी पार्टी में। लेकिन मुझे अभी भी यकीन है, देखिए जिस प्रकार से वादे करे गए, आप खुद देख रहे हैं कि इनके 3 मंत्री आज की डेट में पीछे हैं। सत्येंद्र जैन, लिखवा लीजिए, ये चुनाव हारने वाले हैं। क्योंकि मेरे को ग्राउंड रिपोर्ट मालूम है कि सत्येंद्र जैन चुनाव हारेंगे, और सत्येंद्र जैन वो शख्स है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। ये बताइए, दूसरा शिक्षा जी ये बताइए, अगर मान लीजिए कि इनके 3 मंत्री हार भी जाते हैं, खुराना जी प्लीज सुनिए ना, अगर मान भी लीजिए कि 3 मंत्री हार भी जाते हैं, तब भी अगर 50-52% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिलता है, तो भाई इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इतना वोट शेयर तो आपको राष्ट्रीय चुनाव में नहीं मिला। आम चुनाव में बीजेपी के कई मंत्री हारे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा में हारे अभी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं सिग्निफिकेंस कह रहा हूँ जी। हारने की बात नहीं हो रही, हारना जितना नहीं कहता मैं, सवाल ये है कि कौन हार रहा है। शिक्षा की क्रांति के लिए कहने वाले, पूरा चुनाव लड़ा शिक्षा की क्रांति के ऊपर आम आदमी पार्टी ने, उसके जनक कौन कहे जाते हैं? मनीष सिसोदिया। अगर वो चुनाव हार रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? हर भारतीय जनता पार्टी का नेता आज आपके मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहा है। जानवी प्लीज जवाब दीजिए। अभी 2 मिनट पहले खुद इन्होंने बोला कि अभी तो इतने राउंड हैं, 15 राउंड हैं, 16 राउंड है, और अभी सिर्फ 3-4 राउंड खुले हैं जी। और इसी 3-4 राउंड में सर कोई हार जीत तय नहीं हो जाती है, पहली चीज। दूसरी बात, कल तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी दावा कर रहे थे हम सरकार बना रहे हैं, अमित शाह जी दावा कर रहे थे हम सरकार बना रहे हैं।